हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। किसका? किरण का। उसमें मॉडल टेस्ट पेपर का 6 टेस्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। उसका 6 का पार्ट वन और पार्ट 2 कंप्लीट कर देना। तो टेस्ट नंबर 6 पार्ट 1। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, एक चीज़ है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो RDX गुरु इसी नाम से, जो मेरा चैनल है ना, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको PDF और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तो मैं क्या है, उनका आंसर डाल रहा हूँ, है ना, शॉर्ट आंसर। अगर आप कहेंगे तो पूरा सॉल्यूशन, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन भी मैं उस पर डाल दूंगा। ठीक है, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं PDF डालूंगा आगे भी, जितने भी मैं सीरीज चलाऊंगा सबके PDF इसमें डालता रहूँगा। ठीक है, करंट भी चलाना है मुझे, पूरा करंट कराना है कंप्लीट। और करंट के लिए PDF वगैरह सब कुछ डालूंगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। ओके, शुरू करते हैं। चलो, महात्मा बुद्ध निम्न के में से क्या नहीं मानते थे? क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर की सत्यता। ये जो है दो, ऑप्शन 2, ईश्वर की सत्यता नहीं मानते थे। ठीक है, अनिश्वरवादी थे। ओके, चलो अगला देखो। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? तो किसके में? ये हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट के में, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, मैसिडोनिया के छत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और उसने 326 में सिंधु नदी पार करके भारतीय राजा पोरस के साथ युद्ध किया और पोरस को हराया, है ना। पोरस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो कौन सा? अलेक्जेंडर। अगला देखो, सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो किससे है? इस्लाम धर्म से। सब जानते हैं सूफी धर्म इस्लाम धर्म से, है ना। सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहते थे। मतलब जो शिष्यता ग्रहण करते थे ना सूफी के, उनको मुरीद कहते थे, मुरीद। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1833। तो क्लियर है एकदम, 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा बनाया गया था विलियम बेंटिक। देखो, 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला बेंटिंक ने। 1833 के चार्टर के तहत इसे जो है भारत का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलो अगला देखो। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? इंपोर्टेंट है। किसने? यह है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने डाक टिकट, रेल, तार सेवा, ये सब, रेल भी उसी ने बिछाई, रेल लाइन, और ये सब उसने शुरू की थी डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने अच्छे काम भी किए थे और कुछ खराब तो उसके बहुत थे, हड़प नीति उसकी थी। चलो अगला देखें, राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था पूछा है, गढ़ा नहीं था। दोनों में अलग अलग फ़र्क है, देखना। ये है भगत सिंह, नारा दिया था भगत सिंह साहब ने। और इसको गढ़ा था, इसको मतलब स्लोगन को तैयार किया था हसरत मोहानी साहब ने, है ना। इनकलाब जिंदाबाद इंग्लिश मतलब होता है लॉन्ग लिव दी रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लिव दी रिवॉल्यूशन, है ना। अच्छा, सर्वप्रथम प्रयोग इसका 1929 में क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका था ना, उस टाइम भगत सिंह साहब ने किया था। चलो, पश्चिमी शिक्षा का किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया था? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश, तो राजा राम मोहन राय। तो कोई भूल ही नहीं सकता है भाई। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया। ठीक है, उनके प्रयासों से परिणाम स्वरूप 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। देखो, विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल था और 1772 से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में 1773 मतलब 1772 से 73 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और 73 से 85 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, अगला देखना, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी साहब ने नहीं किया था? महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। देखो, भारत छोड़ो किया था, स्वदेशी का कहाँ किया था? स्वदेशी का नहीं किया था। असहयोग का किया था, सविनय अवज्ञा का भी किया था। भारत छोड़ो कब था? ये तो 42 में था। असहयोग, असहयोग 1920 में, और सविनय अवज्ञा 1930 ये किए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905-06 में, है ना। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या है, प्रभावी हो जाता है। उसके बाद ये जो है 1911 तक रहता है, और इसी बीच में 5 से लेकर 11 के बीच में इसी में स्वदेशी आंदोलन चलाता है ना। इसमें महती भूमिका, इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई थी? इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने निभाई थी। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल नहीं है? सही मेल है मतलब कौन सा सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, हैं? सही है? ये भी सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, हाँ ये सही।
IN इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। और स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, ये नहीं, स्वराज पार्टी जवाहरलाल नेहरू, मोतीचंद साहब ने, हैं मोतीचंद क्या है? मोतीलाल नेहरू, नहीं मोतीलाल नेहरू और कौन है? एक मिनट, हाँ CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने, हैं ठीक है। स्वराज पार्टी। देखो 1942 के टोक्यो सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी गई। इनका अध्यक्ष बनाया गया। कैप्टन मोहन कमांडर इन चीफ बने और 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा INA के पूरी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 25 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने विधिवत आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। स्थापना 42 में, 43 में कमान संभाली और विधिवत रूप से 25 अगस्त 1945 को कमान संभाली। ठीक है, तो अगला देखते हैं भूगोल। ठीक है, चलो भूगोल देखते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है कब? गर्मियों में बढ़ती है। ठीक है, गर्मियों में क्या है ना, ये लू चलती है और संवहन धाराएं चलती हैं, तो इसलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है। अगला देखो, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से क्या है? तीसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह है, पहला कौन सा है बताओ? तो ये भैया बताओ, हाँ तीसरा ग्रह है। तो कौन सा? बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, तीसरा ग्रह हो गया, है ना। फिर आता है बृहस्पति, हैं शनि अरुण वरुण, कौन सा एक और रहेगा ना, बुध शुक्र पृथ्वी, वहाँ मंगल आया भाई, बुध शुक्र पृथ्वी फिर मंगल, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ऐसे होते हैं। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर को बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? तो ये बोलते हैं जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। ऑप्शन 2 जोधपुर को मसाला बगीचा। क्यों? क्योंकि वहाँ जीरा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। जीरा और कई मसाले जैसे काली मिर्च, जीरा, इन तरह के मसाले होते हैं, इसलिए जोधपुर को मसालों का बगीचा बोलते हैं राजस्थान का। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा सिक्किम में, जानते हैं सब, हैं। बाकी सब कहाँ पे हैं? नेपाल में पड़ते हैं ये। तो ये कंचनजंगा है, 8,598 मीटर ऊंची, और सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर, सिक्किम में ज़्यादा है, इसलिए 4 ऑप्शन ठीक है। नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चली, उसके बाद आगे नीति आयोग है, योजना आयोग खत्म हो गया, इसी का ये था लक्ष्य। अगला देखो, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तो भाई 1966-67 में आई है। अब लगा लो कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो देखो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। ठीक है, 51 शुरू होती है पंचवर्षीय योजना, तो 17 का क्या हो गया? 4 हो गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 61 से 66 तक का कार्यकाल है इस योजना का। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की चिकित्सा सुविधा? तो 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष है, याद रखना। ब्रेंट सूचकांक यानी ब्रेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो कच्चे तेल की कीमतें बताना है आपको, और भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक, कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट इंडेक्स मतलब कच्चे तेल की सूचकांक। ब्रेंट क्रूड, स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का प्रमुख व्यापारिक वर्गीकरण है ब्रेंट सूचकांक। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन 1। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय बताओ कहाँ? इलाहाबाद सोच रहे होगे आप, यही तो गड़बड़ होता है। कभी ध्यान रखना, एकदम अजीब सा लग रहा हो ना ऐसे में, एकदम सिंपल जो मिल रहा हो उसको तो लगाना ही नहीं है। इलाहाबाद सोच रहे हो, इलाहाबाद नहीं है, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपी संबंधित है, इसलिए याद रखना। हैदराबाद नहीं, कोलकाता, सॉरी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, हैदराबाद नहीं कोलकाता में, है ना। हैदराबाद, इसका इलाहाबाद बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना 1865 में इलाहाबाद में, तत्कालीन इलाहाबाद आज का प्रयागराज में हुई थी। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 30 अगस्त 2019 को इसका विलय हो गया, किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ इसका विलय हो गया है। मुख्यालय कोलकाता। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है, प्रधानमंत्री के पास भी जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास तो जा ही सकता है। उपरोक्त सभी डी, उपरोक्त कोई भी मतलब सभी भी, किसी के पास जा सकता है ना। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय किसी के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, याद रखना। 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? तो भाग 4 ये तो जानते हैं, 36 से 51 अनुच्छेद होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है
सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सही है, सही है क्या? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हैं। लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, तो सीक्वेंस ही गलत है। सर्वसत्ताधारी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सही है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, 4 में इस तरह से शेड्यूल है। ठीक है, डी वाला सही है। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो ग्राम पंचायतें कि ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा, ग्राम सभाएं 25 में 3 ग्राम सभा। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, उसमें नागरिकों को विधि निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए असाधारण अधिकार देने और अधिकतम राजनीतिक स्वाधीनता प्रदान करने वाली लोकतंत्र प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ग्राम सभा प्रत्यक्ष सरकार और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवसर प्रदान करती है। यह ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना एक निकाय होता है। मतलब यही डायरेक्ट लोकतंत्र है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 3 समान विज्ञान, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। कौन सा? उसकी आवृत्ति में, बताना है आपको। उसकी आवृत्ति में होता है, हाँ, उसके आयाम में होता है, तरंग दैर्घ्य में होता है या वेग में होता है। तो उसके आयाम में, इसमें होता है, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला देखो, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ऐसी धातु तो टंगस्टन है। ठीक है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2। तो देखो ये होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रासायनिक नाम है इसका, लेकिन इसका सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। है कहीं ब्लीचिंग पाउडर? ऑप्शन 3 ब्लीचिंग पाउडर। चलो अगला, कालाजार किससे संचालित होता है? कालाजार घरेलू मक्खी, टेट्रेसी मक्खी, एनोफ्िलीज मक्खी, सिक्ता मच्छी, किससे होता है बताओ आप? तो ये सिक्ता मच्छी से। कालाजार किससे? सिक्ता मच्छी, है ना। लीसमेनियसियम कालाजार बोलते हैं, लीसमेनियसिस कालाजार को बोलते हैं। ठीक है, और ये सिक्ता मच्छी से फैलता है। ओके, प्रभावित किसको करता है? यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड्स, इन सबको प्रभावित करता है। यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड्स, इनको प्रभावित करता है। ठीक है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करता है? डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, है ना। ये ऑप्शन, पर्टूसिस मतलब काली खांसी को, है ना। डिप्टीरिया, पर्टूसिस और DPT का मतलब ही वो है, तीनों का फुल फॉर्म है, और टिटनेस। ठीक है, ऑप्शन 1। चलो, प्रारंभिक अंकगणित, एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 10 लोग कितने दिन में? तो 5 × 8 40 हो गया, है ना। टोटल काम हो गया 40, 10 से भाग दोगे तो 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल था। आ जाओ अभी, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये पर 2 वर्ष में कितने मिलने वाले ब्याज? तो भैया ये है 10 चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो देखो, तो पहले वर्ष में 300 रुपये मिले, अगले में 300 मिले, लेकिन 300 पर भी तो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि का, मतलब 300 600 हो गए, और 300 पर 10% 30 हो गया, तो 630 हो गए। एकदम सिंपल है, ऑप्शन 2। ठीक है, कितना हो गया? ऑप्शन 2, 330 रुपये। एकदम सिंपल था, कितने से कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। हाँ जी, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल का पता कीजिए। ये सूत्र याद लिखना, प्रथम 50 या प्रथम कितनी भी, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पूछना है तो n का स्क्वायर करना है। तो 50 संख्या है तो 50 विषम संख्याओं का योगफल बताना है, तो 50 का वर्ग कर देना। 50 का वर्ग 2500 होता है। ठीक है, एकदम सिंपल है, सूत्र पे है बस। 52 छात्रों की एक कक्षा में कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ छात्र दोनों बोलते हैं। यदि 30 छात्र कन्नड़, देखो 52 टोटल छात्र हैं यहाँ हैं, जिसमें 30 छात्र कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ 30 तो कन्नड़ बोलते हैं, और भैया 38 छात्र इंग्लिश बोलते हैं। 38 और 30 कितने हो गए? 68 छात्र हैं हमारे पास, 52 छात्र, तो 16 एक्स्ट्रा है ना। 16 वाले दोनों बोलते हैं, कितने बोलते हैं? 16 दोनों बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही पूछा है, तो कोई दोनों भाषाएं बोलने वाले बताए 16, ऑप्शन 2। अब देखो, 2 की पावर 50, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है कौन सी है? अब देखो इसमें क्या है, इनको तोड़ लेना है एक नंबर में सभी को। इनकी पावर 250, ये 150 और ये 100 है और ये 400, तो सबको 50-50 पावर, इनका मतलब HCF ले लेना है। HCF आएगा 50, तो 50 इसका HCF आ रहा है, तो 50 पावर में तोड़ लेना है। अब 50 पावर में तोड़ेंगे पहले को, तो 2 की पावर 5 की पावर 50 लिख सकते हैं, और इसको 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 50 लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 2 की पावर 100 50 लिख सकते हैं, और इसको 4 की पावर 4 की पावर 50 लिख सकते हैं। अब देखो उनको सॉल्व कर लो, 50-50 पावर छोड़ो, जो बड़ा होगा वो बड़ा, छोटा होगा छोटा, तो कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे
पहले में भाई 2 की पावर कितनी थी, 5 था, तो कितना आ गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की पावर 50 है। अगला क्या आया, अगला आया 3 3 9 27 की पावर 50, फिर आया 5 5 25 की पावर 50, और 4 चौक 16 चौक 64 है, 4 चौक 16 चौक 64 चौके, उसकी पावर ये 50 है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा ही हो गया, ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको हटा दो। ये 25 और ये कितना था, 3 3 होते 27, 27 की पावर 50, और ये कितना था 5 5 25 की पावर 50, यानी कि 5 की पावर 100, ये सबसे छोटा है। 25 की पावर 50 आ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा, 64 से भी 4 गुना करके फिर पावर 50 आ रही है, तो और बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। ये सबसे छोटा हो गया, और ये तीसरे नंबर का हो गया, दूसरे नंबर छोटा हो गया, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे हैं। तो ये 5 की पावर 100, ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है, ऐसे निकालना होता है। हिंदी पढ़ेंगे। नकली शब्द का विलोम क्या है, नकली का असली होता है एक, 36वें में एक हो गया। चलो, विधवा शब्द का अन्य लिंग क्या है, विधुर, विधवा लेडी को बोलते हैं, विधुर जेंट्स को बोलते हैं, आदमी को बोलते हैं। रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन कीजिए। गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना हो तो घर फूंक तमाशा देखना है। घर फूंक तमाशा मतलब क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना दो, ठीक है, ओके। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द बताना है, कौन सा जोड़ा सही, समानार्थी शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दांत दंत सही है, रदन भी सही है, चांद राकेश शशि ये भी सही है, झंडा ध्वज पताका सही है, कमल अम्बु आब, कमल अम्बु नहीं होता, अम्बु आब ये क्या है, जल के हैं, कमल के नहीं है, यही गलत है, चौथा, ठीक है। अम्बु एक नहीं है, देखो ये किसके हैं, जल के हैं, ये जल के, और क्या है, तोय पानी वार अम्बु नील आब अमृत संबर, ये सब है ना। चलो अगला देखो 40वां, सही संधि विच्छेद करें, सही बताना है। तो विद्याधन अर्थी है कहीं, ये रहा 3 ऑप्शन, कौन सा, विद्याधन अर्थी, ओके। सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है अब आपको। अब बताना है इसमें कौन सा सही आएगा, इसमें खाली जगह भरनी है। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ये तो कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ये तो कहावत है, कहावत ही रख दी ने, फ्रेज रख दी। फाइंड आउट दी सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, द जज स्कोल्डेड द कल्प्रिट फॉर हिज ऑफेंस, नहीं, तो द कल्प्रिट वाज पनिश्ड, नहीं, फॉर हिज ऑफेंस बाय द जज, हाँ यही तो सही है, द कल्प्रिट वाज पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस बाय द जज, यही तो होता है, ये सही है। दो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर आएगा, प्लस वी की थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और बाई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो यही होगा दो। अब आपको 43 से 45 इस पर अनसीन पैसेज के हिसाब से बताना है, ठीक है। चलो, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार if was inflicted not by the Japanese but by the weather. On the evening of 17 December 1944, destroyers, cruisers, and aircraft carriers of the Third Fleet Task Force 38 were replenishing stocks of food. दोबारा से भर रहे थे उसको, स्टॉक ऑफ फूड के स्टॉक को, फ्यूल एंड अम्यूनिशन, सबको दोबारा से भर रहे थे, फ्यूल को, फूड को, अम्यूनिशन को। अच्छा, ए सी रेंडिजिवियस विद सपोर्ट शिप्स वैन ए सॉवेज टॉर्नेडो स्टक दी फिलीपीन सी, वन ऑफ द कमांडर सेड लेटर, माई शिप वाज राइडिंग एज दो कॉट इन सम जांट वॉशिंग मशीन, वी वर रोलिंग बिटवीन हैविंग क्लिफ ऑफ वाटर, caught in so strong a voice of wind and sea that our 50,000 horsepower engines were helpless. It was 9 hours before he regained control of his, 9 घंटे बाद मतलब कंट्रोल हुआ था शिप पे, after the fleet and waddled like helpless shuttlecocks, unable to prevent collisions in the sledgehammer wave में कोलिजन हो गया। अच्छा, दी अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेटेस्ट लॉसेज बिकॉज ऑफ, किसके, एयरक्राफ्ट लेड जापानीज फ्लीट, नहीं, बिकॉज ऑफ वेदर के कारण। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच मीन्स रिफिलिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिप्लेनिशिंग, मतलब दोबारा से चीज़ों को पुनः चक्रण करना, पुनः भरना, कंप्लीट करना है ना, खारिज हो गई उनको भरना। हे सी रेंडिजिवियस मीन्स मतलब क्या होता है, सेलिंग इन दी सी, रेंडिजिवियस मीन्स सेलिंग इन दी सी, ऑप्शन 4। अगला देखो, तर्क शक्ति पढ़ लेते हैं, तर्क नहीं, रीजनिंग। निम्नलिखित अनुक्रम में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो D4, यानी डी का 4 होता है तो 4, X 24 होती है 24, E 5 होती है, H 18 है, T 20 और L कितना होता है 12 है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी, L 12 है, सी आ गया। अगला देखो, दिए गए कथन और निम्नलिखित पूर्व धारणा को सही समझें और निर्णय लें कि किस कथन में कौन सी पूर्व धारणा
अंतर्निहित हैं। देखो, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। अब देखो इस पर कौन सा सही आंसर बताना है। अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है ना, कुछ कहा ही नहीं है किसने कथन में। अच्छा, अगला देखो, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सही है, तो केवल 2 सही है, केवल पूर्व धारणा 1 नहीं, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है ना, बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन रहेगा। अगला देखो, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम। तो ओवन में केक बनता है तो आइसक्रीम कहाँ बनती है, रेफ्रिजरेटर में बनती है, ऑप्शन 3। ठीक है जी। अगला देखो, यदि कोड भाषा में मेथड को ऐसे लिखा जाए तो उसी रूप में प्रैक्टिस को कैसे लिखा जाए। देखो मेथड देख रहे हो, ME, इन दोनों को देख रहे हो, EM कर दिया है, फिर TH को HT कर दिया है, फिर OD को DO कर दिया, तो बस आपस में चेंज कर दिए। तो ये PR को RP हो जाएगा, RPCAIT, RPCAIT, हाँ ये रहा, RPCAIT और EC, यस, बी ऑप्शन। नीचे दिए गए समूह के 4 सदस्यों का ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों और मकई दिए गए विकल्पों में ऊपर से समूह से अनुरूप हो, मतलब इनके अनुरूप कौन सा है इसमें से, तो ये बादाम है। ठीक है, कौन सा है, बादाम है। कैसे बताना, मतलब किसके, नारियल, मूंगफली, हाँ, नारियल, मूंगफली, सरसों और मकई, इन सब के समानार्थ कौन सा है, बादाम है। क्यों, क्योंकि ये सब तिलहन है, तिलहन। ठीक है, क्या है, तिलहन। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अब, चलो। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मर्सर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, मुंबई है, उसके बाद दिल्ली और फिर बेंगलोर है। ठीक है, पहले पे मुंबई सबसे महंगा, फिर दिल्ली और फिर बेंगलुरु। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब, तो ये उड़ीसा के, कहाँ, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एकदम उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिला के केंदुआडी ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। ठीक है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओके, जहाँ राउरकेला स्टील प्लांट है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, मैं रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, बाद में कभी बात करेंगे। उबिनास ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, ये भैया कहाँ पे, पेरू में है। कौन सा, 53 में 4 हो जाएगा, यह पेरू में। इसमें क्या है, अभी विस्फोट हुआ है और यहाँ पे इसी विस्फोट के चलते यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। किस लिए, कितने दिनों के, 60 दिनों के, 2 महीने के आपातकाल की घोषणा की गई पेरू में। यही उबिनास ज्वालामुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेना, उबिनास ज्वालामुखी में हाल ही विस्फोट हुआ, कहाँ पे है ये, पेरू में, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, पेरू। और पेरू कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है रिंग ऑफ फायर है ना, प्रशांत महासागर में, जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र रिंग ऑफ फायर, उसी में पड़ता है, वहीं पे हुआ है। ठीक है, अगला, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास, ये नाम याद रखना, एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित हुआ है, तो ये मंगोलिया में हुआ है। भारत ने भी इसमें भाग लिया है, मंगोलिया में, एक्स खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में हुआ है, भारत ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है जी, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स ने किया था, गढ़वाल राइफल्स। अगला देखो, पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो उर्वरक से, रासायनिक उर्वरकों को कम करना और प्राकृतिक उर्वरकों को यूज करने के लिए ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है, पीएम प्रणाम। किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता, किसने जीता, तो ये सलमान रुश्दी साहब ने ये 2023 का जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। कौन है सलमान रुश्दी, इनका एक आया था उपन्यास, कौन सा, दी सैटेनिक वर्सेज 1988 में, बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ था, उसी से इनको जाना जाता है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता है। ये ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकी। मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री साहब, कौन से, नरेंद्र मोदी जी। अब तक इनको 13 राज्य के सम्मान, 13 देशों के राज्य के सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का है, मिस्र का है, और प्रधानमंत्री साहब को मिला है, 13वां सर्वोच्च राज्य के सम्मान मिला है अभी। अच्छा, कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने, और इसने 23वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, और 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले, वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, 23वां ग्रैंड स्लैम, ओके। वह सबसे कम से कम 3 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच। किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पीईटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईआईटी कानपुर। क्या होता है क्लाउड सीडिंग, समझ लो, क्लाउड सीडिंग होता क्या है। देखो, क्लाउड सीडिंग में आकाश में जाके कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है, वो केमिकल कंपोजिशन हो जाए और बारिश हो जाती है, जिससे क्या है, पोल्यूशन कम हो जाएगा और हमको
जहाँ पे सूखा पड़ रही है वहाँ पे बारिश करा लेंगे। ये है क्लाउड सीडिंग। तो IIT कानपुर ने उड़ान भरी है इसके लिए, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, ये तो कोई और नहीं, भवानी देवी, नॉट कोई भी नहीं, भवानी देवी, तलवारबाजी मतलब भवानी देवी, ठीक है। ऑप्शन 4 चाइना में हुई थी अभी। सामान्य जागरूकता पढ़ लेते हैं। आस्क दिशा क्या है? भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर चैट बॉक्स है। क्या है आस्क दिशा? एक चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स क्या है ना, वो आप कुछ भी पूछो उससे अपने आप आंसर देता है, एक तरह की सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो ये है भारतीय वेबसाइट है, रेलवे की वेबसाइट चैट बॉक्स वाला। देखो, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? तो देखो, पाकिस्तान, सिंगापुर है नहीं है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये तो हैं, ये तो क्लियर हो गया। 62 में है, ये हैं, बिल्कुल सही है यार, ये पाकिस्तान, श्रीलंका सब तो हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सब हैं। चलो, तो ऑप्शन हो गया 2। लेकिन और एक चीज़ और देख लो इसमें, अंडमान और निकोबार समूह के पास में थाईलैंड और इंडोनेशिया भी अपनी सीमा लगाते हैं। इंडोनेशिया मतलब जलीय सीमा, श्रीलंका की भी जलीय सीमा, मालदीव की भी जलीय सीमा है भारत से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? देखो, भारत सीमा पर जाने मतलब पार करने को, सीमा को पार करने के लिए 5 बिंदु हैं, जिसमें गंडा सिंह वाला, वाघा, अटारी हैं, लेकिन ये सीकर नहीं है। सीकर नहीं, देखो कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 बिंदु हैं, कौन से? बाघा, मुनाबाओ, हुसैनी वाला, गंडा सिंह वाला और अटारी। बाघा, मुनाबा, ये तो अटारी सुना होगा आपने, है ना। हुसैनी वाला ये नहीं सुना, बाघा बॉर्डर सुना होगा, ये सुना होगा, लेकिन ये 3 नहीं सुना होंगे, मुनाबाओ, हुसैनी वाला और गंडा सिंह वाला, ये भी हैं, ठीक है। 5 पॉइंट है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में खेला था? शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश का, इसी में खेला था, ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसकी है? नुमालीगढ़ कहाँ पे है? ये असम में है। किसकी है? तो ये भारत पेट्रोलियम की, ऑप्शन 3, 65 में ऑप्शन 3 भारत पेट्रोलियम की है। इसमें 61.61%, ऑयल इंडिया की 26% और असम सरकार की है 12%, ठीक है। चलो, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो कौन थे ये थे KD यादव साहब। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक KD यादव साहब ने जीता था। कब? 1952 में हेलसिंकी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। कांस्य पदक किसने? KD यादव साहब ने। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द वेलिंग बॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। कहाँ ये संबंधित है? किससे? यहूदियों से। किससे? यहूदियों से, इजराइल से संबंध है। इजराइल अपना मानता था जेरूसलम को, जेरूसलम पर बड़ा विवाद हो रखा है। इजराइल में पूर्वी जेरूसलम के ओल्ड क्वार्टर में स्थित है ये कौन? द वेलिंग वॉल, जिसे कोट्टल पश्चिम दीवार या सोलोमन की दीवार भी कहते हैं। इजराइल से संबंध है, यहूदियों से संबंध है। इजराइल किसका है? यहूदियों का देश है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में है, ठीक है। ये तो क्लियर है, आपको पता ही होगा, तो केरल में। चलो, केरल में। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की, कोट्टायम और पठानथिट्टा जिले में स्थित है, ठीक है। ये हाथी और बाघ रिजर्व दोनों है, हाथी और बाघ रिजर्व दोनों है, ठीक है। गोदान के लेखक कौन थे? कौन से? तो ये थे मुंशी प्रेमचंद साहब। कौन से? मुंशी प्रेमचंद साहब, ठीक है। हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद। इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन विख्यात नाम था मुंशी प्रेमचंद। ओके, चलो लास्ट है पैठनी। पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। क्या है? कपड़ा बुनाई की शैली है पैठनी, कपड़ा बुनाई की शैली। देखो, पैठनी एक किस्म की साड़ी है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पैठन शहर के नाम पर पड़ा है, जहाँ वे हाथ से इसे बुनते हैं। एक तिरछे वर्गाकार डिजाइन और मयूर डिजाइन, मोर की डिजाइन वाले पल्लू पैठनी की विशेषता है, ठीक है। मोर का डिजाइन बनाया जाता है। तो आज हम पार्ट 1 को यहाँ रोकेंगे, पार्ट 2 को बाद में करेंगे फिर, ठीक है। 2 पार्ट में करते हैं ना। तो अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।